नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति अब भयंकर हो गई है। और ये जो युद्ध है, जो शुरुआत तो हुई थी यूएस और इसराइल के अटैक जिन्होंने ईरान के ऊपर किया था। हम समझ रहे थे कि यहां पर मामला अब निपट जाएगा। लेकिन अब हुआ क्या कि ईरान ने मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देशों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। सिचुएशन बहुत ज्यादा आउट ऑफ हैंड हो गई है, बेलगाम हो गया है युद्ध। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा मिडिल ईस्ट पे, क्या पड़ेगा एशियाई रीजन पे, क्या पड़ेगा भारतीय इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, क्या हो सकता है। और स्टॉक मार्केट तो आज डूब गया। बात करने के लिए शरद कोहली जी मेरे साथ से मौजूद हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। शरद जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्कार रजत। आपको बिस्तक के सभी फॉलोअर्स व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिनंदन। सर, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने अपनी भड़ास तो निकाल ली थी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनेई को मारकर। लेकिन उसके बाद ये जो रिटालिएशन हो रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हो? और अब इतने ज्यादा खबरें निकल के आ रही हैं। इनफैक्ट रिफाइनरीज को भी टारगेट कर रहा है अब ईरान, और मिडिल ईस्ट के देशों के ऊपर ही हमला कर दिया है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ने कैलकुलेशन नहीं की थी, या क्या उनकी कैलकुलेशन बिगड़ गई? मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया ईरान को। ईरान की मिसाइल क्षमता दुनिया जानती है, बहुत ही मिसाइल के मामलों में ईरान का नाम है। और उन्होंने एक एक ऑल्टरनेट तरीके से इसको अटैक करने की कोशिश करी है। उनको पता था अमेरिका तक तो वो पहुंच नहीं पाएंगे। इसराइल को जितना वो हिट कर सकते हैं कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका के उन ठिकानों पर, अमेरिका के उन दोस्तों को, और अमेरिका के उन बेसिस को, और अमेरिका के उन एसेट्स को उन्होंने उन्होंने टारगेट किया है। मेरी सुबह दुबई में किसी से बात हो रही थी। उसने मुझे बताया उनका ऑफिस बोइंग के पास है, माइक्रोसॉफ्ट के एक और थे उनका माइक्रोसॉफ्ट के पास है। तो वो वहां टारगेट कर रहे हैं कि जो इस कंट्री के दोस्त हैं। आपको पता है यूएई और अमेरिका की तो करेंसी भी पेग्ड है, दिरहम वर्सेस डॉलर पेग्ड है। वो फिक्स 3.67 पे फिक्स रहता है। इतने क्लोज अलाए हैं। तो उन्होंने उनके अलाइज को, उनके दोस्तों को, उनके इनडायरेक्टली एसेट्स को टारगेट किया है। और मैं समझता हूं ये हमला ईरान का बहुत ज्यादा घातक है। मैं समझ एक फिटिंग रिप्लाई जिसको कहते हैं वो ईरान देने की कोशिश कर रहा है। खamenei साहब की हत्या से ईरान भड़क गया है। और ईरान में ट्रम्प साहब को लग रहा था बस खamenei साहब को मारेंगे और उसके बाद वहां कोई ऑल्टरनेट शासन आ जाएगा, और ऑल्टरनेट शासन जैसा हम कहेंगे वैसा करेगा, जैसे वेनिजुएला में हो रहा है। पर ईरान को वेनिजुएला समझना मुझे लग रहा है एक गलती थी, क्योंकि ईरान ऐसी लोकेशन पे, और ईरान बहुत बड़ा देश है। और ईरान की मिलिट्री माइट कम नहीं है। ठीक है, उनके पास S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम भले ही ना हो, पर उनकी मिसाइल क्षमता पे क्वेश्चन नहीं किया जाता। जो हम देख रहे हैं ऑलरेडी ड्रोन्स और मिसाइल से वो लगातार हमले कर रहे हैं, और उन्होंने नाक में दम कर दिया है। मैं उदाहरण आपको दूंगा। दुबई आपको पता है बहुत बड़ा टूरिस्ट हब है, बहुत बड़ा इकोनॉमिक हब है। और ऐसी जगह है जहां प्रतिदिन 80% दुबई का बिजनेस भारतीय डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉक से तो कंट्रोल करते ही करते हैं। प्रतिदिन वहां पर सैकड़ों के हिसाब से भारत से ही टूरिस्ट जाते हैं। दुनिया भर के टूरिस्ट की तो मैं बात ही आप कर रहा हूं। आप किसी मॉल में दुबई में घुस जाएं, आपको हर हर जगह का व्यक्ति मिलेगा, हर रंग का व्यक्ति वहां पर आपको दिखाई देगा। तो मुझे लग रहा है उन्होंने दुबई को हिट करके उसके टूरिज्म को, वहां के रियल एस्टेट मार्केट को, भारत के बहुत सारे जाने पहचाने बॉलीवुड के लोग और ये वो, आपको पता है किसी का पाम जुमेरा में मिला है, किसी का कुछ कहीं है, कुछ तो भारत के लोग वहीं बस गए हैं। विवेक ओबरॉय साहब है, सोनू निगम है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने दुबई को अपना बेस बना लिया, और कुछ लोग प्लान बना रहे हैं यहां से। मुझे लगता है उन सबको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि दुबई के पास एक जगह है किश, ये ईरान के सदर्न बॉर्डर पर है। मात्र दुबई से 20 मिनट की वहां से फ्लाइट है, और लोग वीजा चेंज करने वहां जाते हैं। इसी प्रकार अब उन्होंने सऊदी अरेबिया अरामको को टारगेट कर दिया, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल सप्लायर है। और उन्होंने साइप्रस हो गया, जॉर्डन हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, कुवैत हो गया, बहुत बड़े स्तर पर उन्होंने जगह जगह ये छोड़नी शुरू कर दी है मिसाइल। बहुत मुश्किल होगा। अब अमेरिका और इसराइल क्या कर रहे हैं, उनकी जहां से ये मिसाइल निकल के आ रही है वो उस जगह को टारगेट कर रहे हैं, पर कितनी हद तक वो सफल रहेंगे ये तो टाइम बताएगा। फिलहाल दो तरीके के इंपैक्ट होते हैं। एक तो सीधा जान माल का नुकसान होता है, जिनका हो रहा है, जो इस समय हो रहा है, भले ही वो अमेरिका इसराइल कर रहे हैं या वो ईरान कर रहा है। पर इसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट और बहुत ज्यादा दूर तक फैलता है। चाहे वो स्टेट ऑफ हॉर्मूज बंद करके ऑयल के टैंकर्स आने बंद हो गए, सप्लाई पर रिस्ट्रिक्शन लग रही है, क्रूड ऑयल की प्राइस चढ़ गई है, भारतीय रुपया कमजोर हो रहा है, दुनिया भर में हड़कंप मच गया है, लोगों की एक्सपोर्ट इंपोर्ट रुक गया है, जिसके कारण लोगों की नौकरियां जा सकती हैं, लोगों के काम काज जा सकते हैं। तो जो इकोनॉमिक इंपैक्ट होता है ऐसी लड़ाई का, एक तो मिलिट्री इंपैक्ट होता है जो कि सीधा लोगों की जान जाती है। इकोनॉमिक इंपैक्ट इसका बहुत फार रीचिंग होता है इसकी, और वो बहुत दिन तक रहता है। वो कई बिल्डिंग आप गिरा के दोबारा बना लेंगे, परंतु किसी की अगर अपनी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई, उसको बनाने में सालों लग जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ट्रम्प साहब ने शायद इस कदर और इतने लंबे वक्त तक, और ट्रम्प साहब ने कल तो न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में स्वयं स्वीकार किया कि ऐसा लगता है कि ये लड़ाई जो है
4-5 महीने चलेगी, कभी 4-5 हफ्ते कहते हैं, कभी 4-5 महीने कहते हैं, कभी 4-5 दिन कहते हैं। उनको स्वयं नहीं समझ में आ रहा कि क्या किया जाए। और इधर ईरान की जो जो लोग वहां पर बचे हैं, वो सब खमेनाई साहब के लॉयलिस्ट हैं। और बार बार वो कह रहे हैं कि हम इस इंतकाम का बदला लेंगे। लोग सड़कों पे उतर आए हैं, वो कह रहे हैं बदला लो, बदला लो। एक ही आवाज वहां से आ रही है, इसका बदला होना चाहिए, ये जघन्य हत्या है, वगैरह वगैरह। तो मुझे लग रहा है कि ये सारी आपको जो मार्केट्स रिएक्ट करते दिख रही हैं, सोने चांदी के भाव हैं, स्टॉक मार्केट्स 500 पॉइंट से इस समय मैं देख रहा हूँ 500 पॉइंट से नीचे है। निफ्टी सुबह नीचे थी, फिर थोड़ी सी रिकवर करी, 24,900 तक हम आ गए थे। उसके बाद फिर अब गिर के 24,500 600 के आसपास चल रही है, बहुत वॉलेटाइल बनी हुई है। और मैं सुबह बहुत सारे, मैं लगभग सारे टीवी चैनल्स पे सुबह से बोल चुका हूं। और मैंने एक बात जो बोली वो मैं आपको भी बताना चाहूंगा। इनफैक्ट आप ही के आज तक से भी मुझे कॉल आया था बोलने के लिए। वहां मैं ये बोलना चाहूंगा कि इस समय मार्केट को दो चीजें ड्राइव करती हैं। रजत, आप तो मार्केट स्पेशलिस्ट हैं। एक होते हैं फंडामेंटल्स, यानी कि आपके टॉप लाइन कैसी है, बॉटम लाइन कैसी है, सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है, बैलेंस शीट कैसी है, वगैरह वगैरह। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। और कभी कभी मार्केट इन फंडामेंटल्स को छोड़ के न्यूज फ्लो पे चलती है। इस समय मार्केट न्यूज फ्लो पे चल रही है। जैसे जैसे खबरें आ रही हैं, जैसे जैसे और ज्यादा युद्ध बढ़ने की आशंका नजर आ रही है। और मुझे लग रहा है आपने जो बात पूछी, इसमें ये रुझ खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ईरान अकेला कब तक झेल पाएगा। ये मैंने आपको उस दिन भी बोली थी कि ईरान अकेला यूएस और इसराइल को मिला के ज्यादा देर तक झेल नहीं पाएगा, क्योंकि ये उसकी उसकी लॉन्चिंग साइट्स जो है मिसाइल्स की, उसको हिट कर रहे हैं अब। और B2 जैसे बॉम्बर जब लग जाते हैं, इसराइल के 30 सेकंड में 30 बॉम्ब गिरते हैं, तो ईरान ज्यादा दिन तक झेल नहीं पाएगा। ये बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी कि बहुत 4 दिन 5 दिन कब तक झेलेगा। परंतु दिक्कत मुझे नजर आ रही है कि अगर चाइना और रशिया ने अगर इस युद्ध में एंट्री कर ली किसी तरीके से, फिर ये युद्ध वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। हालांकि अभी भी 12-14 नेशंस इसमें इन्वॉल्व है, एक प्रकार से वर्ल्ड वॉर ही हो रहा है। पर अगर चाइना रशिया ने एंट्री कर ली तो ये युद्ध यहां से और ज्यादा घमासान हो जाएगा। तो इसलिए क्योंकि आपका चैनल बिजनेस का है, मार्केट्स का है, इकोनॉमिक्स का है, फाइनेंस का है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए। मार्केट को यू विल जस्ट हैव टू टेक एज इट कम्स। जैसे जैसे खबरें निकल के आ रही हैं, जैसे जैसे ये मिसाइल ऊपर जाएंगी, मार्केट रिएक्ट करेगा। जैसे जैसे मिसाइल नीचे गिरेगी, मार्केट रिएक्ट करेगा। और मार्केट को स्वयं नहीं पता है, मैंने आपको उस दिन भी कहा था, मार्केट अच्छी खबर डाइजेस्ट कर लेती है, मार्केट बुरी खबर भी डाइजेस्ट कर लेती है। पर मार्केट अनिश्चितता डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, जो अनसर्टेनिटी होती है, जो मालूम ही नहीं क्या होना है, कब तक चलना है। देखिए क्या अनसर्टेनिटी है, कब तक चलना है ये नहीं पता, कितना नुकसान होगा ये नहीं पता, क्या स्टेट ऑफ हॉर्मोज कब तक बंद रहेगा ये नहीं पता, कितने ऑयल टैंकर्स हुतीस, हिजबुल्ला कितने ऑयल टैंकर्स को बंद करके गिरा देंगे ये नहीं पता, ऑयल की प्राइस कहां तक बिगड़ेगी, जाएगी ऊपर ये नहीं पता, क्या कोई मीडिएशन हो पाएगी ये नहीं पता, क्या कोई रिकंसिलिएशन हो पाएगी ये नहीं पता, क्या ईरान सरेंडर कर देगा ये नहीं पता, चांसेस हालांकि कम लग रहे हैं, ये नहीं मालूम है, क्या ईरान जल्दी हार जाएगा ये भी नहीं पता। तो जब इतनी सारी अनिश्चितता होती है, व्हेन यू डोंट नो आंसर्स टू सो मेनी थिंग्स, इतनी चीज, ये सब सब इन्वेस्टर के दिमाग में जो मैंने सवाल बोले हैं, ये हर नागरिक के दिमाग में घूम रहे हैं, और इन्वेस्टर्स के दिमाग में तो ज्यादा घूम रहे हैं। तो जब आपको मालूम ही नहीं है, तो मार्केट ऐसे में क्या करता है कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ न्यूज चैनल, न्यूज फ्लो ऑन रखता है, और इंडाइसेस और न्यूज फ्लो साथ साथ लगा दी जाती है। ये खबर आई मार्केट ने, यही हो रहा है, आप देख रहे हैं ऐसा ही हो रहा है। और मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। किसी को लग रहा था कि शायद खमीनाई साहब को मारना का मतलब है कि अब ये युद्ध जल्दी समाप्त हो जाएगा, पर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा है। क्योंकि खमीनाई साहब को मारने से वो लोग भड़क गए हैं, और उन लोगों की इमोशनल, अब ये युद्ध इमोशनल हो चुका है। यानी कि मिसाइल के पीछे मिसाइल नहीं चल रही है, मिसाइल के पीछे इमोशंस चल रहे क्योंकि हैं। अगर एक तो बार जब किसी को मार दिया और टॉप लीडर को मार दिया तो मतलब तो साफ तौर पे दादागिरी हो गई है। और अगर एक बार कर दिया ट्रम्प ने तो फिर भी कर सकते हैं। अगर उनका कोई आदमी ना आ जाए, उन्हीं के जो वो चाहते हैं कुछ वैसी सरकार ना आ जाए, तब तक तो फिर खौफ डोनाल्ड ट्रम्प का बना रहेगा। उस देखिए खौफ मैं के तो खिलाफ रिटेलिएशन है ये। देखिए मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि ईरान ज्यादा देर तक नहीं झेल पाएगा। ये तो आप और मैं और बाकी की दुनिया भी जानती है, क्योंकि अमेरिका की ताकत के आगे, इसराइल की ताकत के आगे ईरान अकेला पड़ गया है। अभी देखिए आप, ईरान के साथ मॉरल तौर पर चाइना और रशिया खड़े हुए हैं। उन्होंने कल जो कमेंट देखे आपने, रशिया चाइना ने, बिल्कुल स्पष्ट थे कि ये ठीक नहीं हुआ। अगर मैं उन कमेंट्स के डिटेल में जाके एक लाइन में कहूं कि अच्छा नहीं हो रहा है, तो ईरान अकेला, आप देखें तो अगर मैं इस युद्ध को इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो ईरान अकेला इन सब देशों से लड़ रहा है।
अभी वहां से रिटेलिए अमेरिका और इसराइल फोर फ्रंट पे है। और ये सब देश अभी जब वहां गिरती है तो उनको फोन करते हैं, देखिए साहब हमारी इकोनॉमी नष्ट हो रही है। यूएई कहता है क्या करवा रहे हैं भैया, हमारा तो दुबई का बेड़ा गर्क करा दिया, अबू धाबी का बेड़ा गर्क करा दिया, ये क्या हो गया, यहाँ तो टूरिस्ट आना बंद हो जाएगा, हमारी रियल एस्टेट के सहारे हम चल रहे थे, ऑयल पहले ही खत्म हो रहा है हमारे पास, ये आपने क्या कर दिया। ये फोन सऊदी अरेबिया, जो कि बार बार फोन करके ऐसा सुना गया है कि ट्रंप साहब को कह रहे थे अब आप करिए, उनके ऊपर अरामको के ऊपर हो गया। उन्होंने जब कहा तो अब ईरान ने उनको भी टार। तो देखा जाए तो ईरान वर्सेस रेस्ट ऑफ मिडिल ईस्ट, इसराइल एंड अमेरिका है, ये इक्वेशन है। तो ऐसी ऐसी इसको हम बोलते हैं स्क्यूड इक्वेशन। स्क्यूड का मतलब बहुत ज्यादा लॉपसाइडेड है ये, वो एक अकेला देश कितनों से और कब तक लड़ लेगा। पर अगर किसी वजह से चाइना और रशिया की रजत एंट्री यहां से हो गई तो परिस्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएगी, फिर ये वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें मुझे बिल्कुल। और उधर अच्छा दूसरी एक बात हुई, अफगानिस्तान पाकिस्तान का पहले ही चल रहा था। अफगानिस्तान एक एक मैंने सोशल मीडिया पे मीम देखी, अफगानिस्तान पाकिस्तान कह रहा है भैया हम भी तो उन्हें मार रहे हैं, हमें तो कोई देख ही नहीं रहा, अब इस युद्ध में हम तो खोए गए कहीं बीच में, हम जो हमले कर रहे हैं जा जाके काबुल पर कंदाहार पर, हमें तो कोई देख ही नहीं रहा, हमारे जान हमारे हमले बचाएं कहाँ किसी चले तरीके गए। से, वो यस नो के चक्कर में निपट जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं यस तो बोलते हैं यस, वो बोलते हैं नो तो बोलते हैं नो। अभी जान बचाएं कि ईरान के रडार पर आ गए तो ईरान ने गोले बारूद चलाने शुरू कर दिए पाकिस्तान के ऊपर, तो पता लगे कि पाकिस्तान ही निपट गया। एग्जैक्टली अभी exactly. तो कुछ भी नहीं किया पाकिस्तान के ऊपर ईरान ने, देखने करता है कि नहीं। लेकिन जी वेनेजुएला वाला जी। एपिसोड ठीक नहीं हुआ, ईरान वाला एपिसोड ठीक नहीं हुआ, टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप के ठीक नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ ठीक भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दुनिया में अस्थिरता फैला दी है सर। देखिए डोनाल्ड ट्रंप की तो बात करें करें, अमेरिका ने आज तक जितने युद्ध लड़े, अफगानिस्तान का है, वियतनाम का है, मैं वियतनाम तक पीछे जाता हूं, कोई भी युद्ध में क्लियर तौर पर आप ये नहीं कह सकते कि अमेरिका जीत गया। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब तो अभी आए हैं, मैं थोड़ा और पन्ने पलट के इतिहास के पीछे देख रहा हूं। तो अमेरिका युद्ध लड़ता है, गलती क्या करता है कि अमेरिका एक तो इसको प्रॉक्सी बनाता है, वॉर को खुद सामने नहीं आता, दूसरे को आगे करके लड़वाता है। सही बात। जो व्यक्ति, देखिए अब मैं साधारण व्यवहार में आता हूं, जो व्यक्ति दूसरों को लड़वाएगा पीछे से बैठ के, वो स्वयं कभी सुखी और शांत नहीं रह सकता। ये तो आप मानेंगे, तो ये तो एक मॉरल बात भी मैं आपको कर रहा हूं। जो दूसरों को हमेशा ये कोशिश करेगा ये लड़ ले, तुम उससे लड़ लो मैं उससे लड़ लूं, चाहे वो वहां पता है आपकी एप्स्टीन फाइल्स वहां पर आई थी, उसमें बिल क्लिंटन साहब के साथ क्या हुआ, हिलरी क्लिंटन ने क्या हुआ, वो सब आप जानते हैं। उसके फौरन बाद, एक दो दिन बाद ही, फौरन एक दिन पाकिस्तान अफगानिस्तान का हो जाता है, उसके बाद ये आयतुल्लाह खमेनाई साहब का वहां पर खत्म कर दिए जाते हैं। तो देखिए आप, अब कुछ लोग कह रहे हैं भाई ध्यान भटकाने की कोशिश है, ये है वो है, लोग अब ये सब छोड़ के उधर नजर रखे हुए हैं। पर कई दफे आपका कदम जो आपको लगता है ठीक है वो बैकफायर कर जाता है। बस यही दुनिया को डर है कि अगर ये बैकफायर कर गया, और ऐसी हालात में जब अमेरिका की परिस्थिति अच्छी नहीं है, अमेरिका पे 39 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज, देखिए लड़ाई जो है ना रजत, वो पैसे चाहिए होते हैं उसके लिए डॉलर चाहिए। लड़ाई आपका B2 बॉम्बर जितना मर्जी फायर कर ले, पर पीछे तो पैसा चाहिए ना। जो 50,000 सैनिक मिडिल ईस्ट में बेसिस पे रखे हुए, उनकी तनख्वाहें जाती हैं, उनकी जान जा रही है, बता नहीं रहे वो कितने लोग मर रहे हैं, बहुत लोग अमेरिका के भी मरे हैं उन मिसाइल हमलों में। तो पैसा चाहिए, और पैसा अमेरिका के पास इस समय तो ब्लीड कर रहा है बुरी तरह। ऊपर से उनका वो जो टैरिफ वाला सारा गेम था, अभी ये इसके चक्कर में वो तो बीच में ही अड़ा हुआ है। किसी ने मेरे से सुबह सवाल पूछा रजत, कि जो गोल्ड सिल्वर है ये अभी $5400 पे इस टाइम खड़ा हुआ है, ये अगर ईरान की लड़ाई शांत हो जाती है ये, तो क्या गोल्ड नीचे आ जाएगा? मैंने कहा हाँ कुछ टाइम के लिए नीचे आएगा, पर उसको सपोर्ट करने के लिए एक और स्तंभ खड़ा हुआ है। वो जो टैरिफ गेम था वो तो अभी बीच में फंसा हुआ है, वो अभी सुलझा कहाँ है? वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अभी, रिफंड का क्या $175 बिलियन, क्या अमेरिका रिफंड करेगा नहीं करेगा? क्या ये 10% टैरिफ लगेंगे? क्या सेक्शन 232, 301, 338, वो तो सब हम इस लड़ाई के चक्कर में हम सब भूल ही गए। अभी तो वो दूसरी प्रॉब्लम इनके सिर पर खड़ी हुई है, जो इनको इस युद्ध के बाद या इस युद्ध के साथ साथ इनको सिमेटनी पड़ेगी। तो कुल मिला के मुझे लग रहा है कि परिस्थिति अमेरिका के लिए अच्छी नहीं है, और अमेरिका आगे आगे बढ़ा जा रहा है जियो इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिकल को कॉम्प्लिकेट करने के लिए। डर यह है कि कहीं इतना कॉम्प्लिकेट हो गया मैटर कि उनके हाथ कंट्रोल से बाहर हो गया, तो फिर ऐसे में क्या होगा, ये डर है। जहां तक मार्केट की बात है रजत, मार्केट 500 पॉइंट से ऊपर नीचे है। और मैंने आपको कहा कि मार्केट को इस समय, मार्केट ने क्या, हमने ऑफिस में क्या किया है, मैं इस टाइम मुंबई में हूं, हमने क्या किया, हमने ऑफिस में मार्केट के इंडाइसेस जो हमारे स्क्रीन पर चलती हैं, जो मॉनिटरिंग रूम है उसको, और आज हमने उसके साथ वाली होती है जहां हम टेक्निकल इंडिकेटर्स डीएमए वगैरह रखते हैं, ओवरसोल्ड ओवरबॉट पोजीशन इंडिकेट करती है, आज हमने उसको हटा के साथ में न्यूज चैनल ऑन कर दिया। कौन सा किया ये तो नहीं बताऊंगा मैं, पर हमने आज एक न्यूज चैनल ऑन कर दिया है।
और जिससे कि मार्केट को आज छोड़ो भैया ये टेक्निकल इंडिकेटर्स, आज ये कोई काम नहीं करने वाले हैं। आज आप न्यूज फ्लो के बेसिस पे मार्केट रखो। तो अभी कुछ नहीं कह सकते लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्रोडिक्शंस। डिफेंस सेक्टर बल्ले बल्ले है, डिफेंस का मामला सारा है। डिफेंस सेक्टर में आप चाहें तो अच्छी वैल्यूएशंस वाली कंपनी को ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके लीजिए। कुछ लोग इसको अपॉर्चुनिटी भी देख रहे हैं रजत, कि मार्केट इतनी डीप करेक्शन आई है तो आप थोड़ा थोड़ा करके, मैं भी इस बात से सहमत हूं, क्योंकि मार्केट इतनी डीप करेक्शन भारतीय मार्केट करती है तो उसको लेना चाहिए। ये हमारी मार्केट आत्मनिर्भर होती जा रही है। 16% मात्र अब एफपीआई और एफआईआई का इसमें हिस्सा रह गया है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए। अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे स्टॉक्स ऐसे अक्सर मिलते नहीं है। तो अगर आप लंबे वक्त के लिए, लॉन्ग टर्म, अगर आप 5 साल का नजरिया रख रहे हैं तो आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। ओवरऑल शॉर्ट टू मिड टर्म बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, बहुत ज्यादा अनिश्चितता है। सिर्फ और सोने और चांदी के लिए ये एक अच्छा टाइम है। और सुबह मेरे से ये भी सवाल पूछा गया रजत, कि सोने और चांदी वाले क्या खुश हो रहे हैं? मैंने कहा देखिए, सोने और चांदी वाले भले ही खुश हो रहे हो, जिसने $5,000 पे खरीदा था आज $5,400 अभी है, वो बेच के हो सकता है उसने अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट बुक कर लिया हो। पर हर वक्त हर चीज पे खुशी नहीं मनानी चाहिए। जिस कारण से सोने चांदी ऊपर जा रहे हैं, क्या आप उस कारण को एंडोर्स करते हैं? मैं नहीं करता उस कारण को। लोगों की जान जा रही है, लोगों की बिल्डिंगें गिर रही है, होटल गिर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मेरा ट्रेडिंग प्रॉफिट 20 लाख रुपए, मैंने 1 किलो सोना लिया था, मिनी इतने लिए थे, आज मेरे उससे बन गए। मैं समझता हूं अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो शांत बैठिए, खुशी मत मनाइए। कभी कभी किसी प्रॉफिट की खुशी नहीं मनानी चाहिए, उसको चुपचाप रखिए। लोग बल्ले बल्ले मैंने देखा बहुत जगह कर रहे हैं, अरे वाह मजा आ गया, हम तो फंसे हुए थे भैया सोने चांदी। अरे किसी की जान चली गई, आपको सोने चांदी की पड़ी हुई है। तो कारण भले ही आपने प्रॉफिट बनाया हो, पर रीजन यू वुड एग्री इज नॉट अ वेरी गुड रीजन रजत। हाँ पर सर, ये जब भी ट्रम्प बवाल खड़ा कर देते हैं ना दुनिया भर में, तो इम्पैक्ट तो पड़ता है। सोने चांदी की कीमतें इसलिए भी लगातार बढ़ रही हैं क्योंकि बहुत बहुत तनाव है इस समय, पूरा जियो पॉलिटिकल सिस्टम ही हिला पड़ा है। और दूसरा, जो हम अब कच्चे तेल पे जहां पर हम सबसे ज्यादा निर्भर हैं, क्या करा जाए? मतलब इतनी ज्यादा इंपोर्ट बिल्स एकदम से शूट अप हो जाएंगे। क्या लग रहा है आपको कि भारतीय इकोनॉमी के ऊपर, जिसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे थे आप और मैं, 7.8% का जब ये आंकड़ा आया था Q3 जीडीपी का, कि कमाल हो गया Q3 जीडीपी में ये आंकड़ा आ गया, वो आंकड़ा आ गया, लेकिन अब ये वाला एपिसोड तो फैक्टर ही नहीं था कि कच्चा तेल आपका 8% ऊपर हो जाएगा और पता नहीं कितना ही ऊपर चला जाएगा। कोई कह रहा है 100 हो जाएगा, कोई कह रहा है 90 हो जाएगा, 80 तो हो ही गया आज। तो अब इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? 87% हम अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। ये तो आपको भी पता है, ये आंकड़ा पब्लिक डोमेन में। किसी ने, कोई जंगल में जा रहा था अपना रजत, तो घना जंगल था और सामने उसके एकदम शेर आ गया। और उससे पूछा भाई अब तुम क्या करोगे? कहते मैंने क्या करना है, अब जो करेगा वो शेर ही करेगा, मैं अब कर भी क्या सकता हूँ। तो ये वैसी सिचुएशन है, हम इसमें क्या कर सकते हैं? हाँ ये जरूर है, हमारा स्टेट ऑफ हॉर्मोज से 50% ऑयल उस रूट पर आता है, लगभग 50%। कुछ लोग 30-35 कहते हैं, मेरे अनुमान से आधा तेल हम स्टेट ऑफ हॉर्मोज से लेते हैं, क्योंकि वो एक शॉर्टकट है, वहां हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट बचती है। तो हमारे पास दो ऑल्टरनेट है, या तो जो हम बाकी का 50% है या 60% है वहां से अपनी सप्लाई बढ़ाएंगे, भले ही वेनेजुएला की जो नई दुकान खुली है हम वहां से बढ़ाएंगे या आप अमेरिका से बढ़ाएंगे। तो एक तरीका तो ये है कि आप बाकी जो सोर्सेस है आप वहां से बढ़ाइए। भारत का टॉप मोस्ट सप्लायर इस समय भी रशिया था और सेकंड टॉप मोस्ट सऊदी अरेबिया था, ये दो भारत के टॉप मोस्ट ऑयल। तो हमें, एक तो यह, दूसरा यह है कि आपको स्टेट ऑफ हॉर्मोज के अलावा जो दूसरा रूट है ऑयल के आने का, वो रूट बहुत लंबा है। उससे हमारी इंपोर्ट कॉस्ट तो डबल वैमी होगा। एक तरफ क्रूड ऑयल का बैरल महंगा, दूसरी तरफ आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगी। तो इन दो कारणों से मुझे लग रहा है हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ने वाला है। डॉलर आपको टेम्परेरली, आपको डॉलर डोमिनेट करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि जो देश लड़ाई करता है रजत, मैं जरूरी बात बोलने जा रहा हूं, जो देश लड़ाई करता है उसकी करेंसी वीक होती है। पर क्योंकि क्रूड ऑयल, ज्यादातर ऑयल का बिजनेस डॉलर में होता है, क्रूड ऑयल के डिमांड, आउटफ्लो डॉलर का बढ़ जाता है। डिमांड बढ़ने से डॉलर इंडेक्स भी 97.8 पर के आसपास इस समय घूम रहा है। नॉर्मली डॉलर इंडेक्स को नीचे जाना चाहिए था, पर जी। क्योंकि क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने से डॉलर की ओवरऑल डिमांड बढ़ गई, इसलिए ऐसा फील हो रहा है कि डॉलर मजबूत हो गया। मजबूत नहीं हुआ है, उसकी डिमांड बढ़ गई है बिकॉज ऑफ ऑयल प्राइस इंक्रीज। तो मुझे लग रहा है कि हमारी जो कॉस्ट है, आउटफ्लो हमारी डॉलर की बढ़ जाएगी, इंपोर्ट बिल हमारा बढ़ेगा, ट्रेड डेफिसिट हमारा बढ़ जाएगा। वो पहले ही ट्रेड डेफिसिट हम नेगेटिव में चलते हैं, वो बढ़ जाएगा। रुपी और ज्यादा प्रेशर में आता दिखेगा, जिसकी वजह से, अब ये जरूरी बात है, अगर रुपी प्रेशर में आता है तो ध्यान रखना है कि आम आदमी के लिए क्या उसका ग्रोसरी बिल भी चुपचाप बढ़ रहा है। क्योंकि एक चीज जो मैं यहाँ जिक्र, वैसे तो बहुत लंबी आइटम है, पर जैसे कुकिंग ऑयल है जिसका मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा, ये भी ऑयल ही है, हम ऑयल की बात कर रहे थे, ये भी ऑयल है। फर्क ये कढ़ाई में जाता है, वो आपकी गाड़ी में जाता है। कुकिंग ऑयल
चुपचाप इसकी कीमत बढ़ जाती है। तो मैं सलाह ये लोगों को दूंगा कि अपने जब आप नेक्स्ट टाइम आप ग्रोसरी पे जाएं, तो ये अनाउंस नहीं किया जाता। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी तो ये तो पब्लिक डोमेन में फौरन आ जाएगा, आप भी इस पे अलग से शो करेंगे। पर कुकिंग ऑयल जब चुपचाप बढ़ जाता है, या ग्रोसरी का बिल जब चुपचाप बढ़ जाता है, वो चुपचाप बढ़ेगा क्योंकि बहुत सारी चीजें आज हम दो तरीके से इंपोर्ट कर रहे हैं। कुछ तो रॉ मटेरियल वहां से आता है और यहाँ बन जाती है, कुछ हम सीधी भी इंपोर्ट करते हैं। आजकल पता नहीं लग पाता है रजत, कौन सी चीज इंपोर्टेड है। आप जो दुकान पे लेने जाते हैं, क्योंकि उन कुछ एक की कीमतें इतनी कम है कि आप ये देखते भी नहीं है कहां पर है, मेड इन इंडिया की ठप्पा लगी होती है। तो मुझे लग रहा है कि आपको ग्रोसरी बिल पर नजर रखनी चाहिए। अगर ये रुपी प्रेशर में रहता है, एक तो ऑयल की समस्या है, अगर पेट्रोल डीजल की कीमत, सरकार 5 स्टेट्स में इलेक्शन है, मुझे नहीं लग रहा कि जब तक 85 90 100 डॉलर नहीं हो जाती तब तक ऑयल कंपनीज पेट्रोल डीजल की कीमतें छेड़ने वाली नहीं है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। पर रुपी कमजोर होने से ओवरऑल इंपोर्ट जो है वो महंगा हो जाएगा। तो आपको अपने किचन के बिल पर नजर रखनी चाहिए। और उम्मीद करते हैं रजत कि ये जल्दी शांत हो जाए। जो भी होना है, जो भी करना कराना है, रेजिम चेंज करनी है, ईरान को ठिकाने पे लाना है, नहीं लाना है, जो मंसूबे हैं इसराइल के, इसराइल से स्टेटमेंट आई 40 साल का हमारा सपना था पूरा हुआ, वगैरह वगैरह, जो आप करना चाहते हैं करो यार, कम से कम लोगों को परेशान तो मत होने दो। सर फिर स्टॉक मार्केट वाले क्या करें? लास्ट सवाल होगा सर, ये बहुत ज्यादा हड़कंप में आए हुए हैं आज, और स्थिति तो पैनिक की, करेक्शन तब तक अच्छी नहीं लगती जब तक आ जाती है, आ गई अब, और कारण तो बिल, नेगेटिव होगा, उसी की वजह से बिल्कुल। करेक्शन आई है। तो सोना चांदी स्टॉक तेज, चांदी नीचे, तो सोना चांदी तेज, स्टॉक मार्केट नीचे, अभी क्या करें निवेश? देखिए, स्टॉक मार्केट वाले, अगर आप लॉन्ग टर्म, मैंने पहले कहा, मैं संक्षेप में दोहरा देता हूं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अट्रैक्टिव वैल्यूएशन वाले चयन अच्छा कीजिए। मैंने बहुत सारे लोग गलती करते देखे हैं, सेक्टर तो चूज कर लेते हैं रजत, पर उन सेक्टर में भी अच्छी बुरी दोनों तरीके की मछलियां होती हैं। लड़की ढूंढने जाते हैं ना, जैसे जब रिश्ता होता है अरेंज मैरिज में, क्या पता करते हैं लड़की का खानदान लड़के का कैसा है, देखने में कैसा है, कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा, खाता कमाता कितना है। वही टिक बॉक्सेस कंपनी को चूज करने के लिए इस्तेमाल करिए। कंपनी कैसी है, बॉटम लाइन कैसी है, कोई केस तो नहीं चल रहा, इसके प्रोमोटर्स कैसे हैं, कल को कुछ खाते कमाते हैं, यानी इसके प्रॉफिट ग्रोथ की चांस है कि नहीं, वगैरह वगैरह। अगर आप इस तरीके से कंपनी चूज करेंगे तो ये बहुत अच्छा मौका है। अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस आपको ये रोज रोज नहीं मिलती हैं। फिर मैं कह रहा हूं कारण अच्छा नहीं है इन वैल्यूएशंस का, पर जो भी अब है तो है सामने, यू कैन पिक अप। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। शॉर्ट टर्म और मिड टर्म इन्वेस्टर्स के लिए आई थिंक इट इज बेटर टू कीप अवे फ्रॉम मार्केट फॉर सम टाइम। कभी कभी मार्केट में ना जाना भी एक स्ट्रैटेजी होती है। हम तो ये अक्सर बोलते हैं, जरूरी थोड़ी ना रोज उसमें कूद पड़ना है। मत कूदो यार, किसी दिन बाहर किनारे बैठ के तमाशा देखो, ताली बजाओ, जो हो रहा है क्या कर सकते हो आप। तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक इट इज बेटर टू कीप अवे फॉर सम टाइम, लेट द डस्ट सेटल डाउन, थोड़ा सा इंतजार करिए, एक क्लैरिटी आने दीजिए। जो बहुत सारी पता नहीं पता नहीं पता नहीं है, इसमें से कुछ पता हो जाने दीजिए, तब आप मार्केट में छलांग मारिए। अदरवाइज इफ यू कैन वेट फॉर फ्रॉम द साइड लाइन्स, वो जो 12वां खिलाड़ी होता है ना रजत, जो बाहर से बैठ के सिर्फ ताली बजाता है, कुछ देर के लिए 12वें खिलाड़ी बन जाइए और बाहर बैठ के इसको देखिए, मामले को पर सेटल हो 12वें जाने दीजिए, खिलाड़ी देन को यू जब टेक मौका द प्लान। मिलता है तो फिर वो संजू सैमसन भी तो बन सकता है, वो भी तो हो सकता है ना, कि अगर उसको वापस बुला हाँ, लिया टीम में और तो मैं तो खुद ही मैं तो खुद ही कह रहा हूं, आप 12वें खिलाड़ी बनेंगे, मौका देखेंगे, और आपको मौका अगर अट्रैक्टिव मिलता है तो उनमें से कोई घायल होता है तो 12वां खिलाड़ी फील्डिंग करने के लिए आ जाता है ना, तो आप समझ लीजिए कि मौका आ गया, आप आए बीच में, अपना काम किया, अपना एक दो अच्छी अच्छी कैच पकड़ी और अपना चले गए। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप, यू लुक फॉर अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस फॉर लॉन्ग टर्म एंड कीप इट फॉर लॉन्गर टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए आई थिंक दिस इज नॉट अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म और प्लेयर। जो सोना आप चांदी ट्रेडर भी में हैं अभी कर रहे तो, हैं, सोना चांदी में जो कर रहे हैं वो भी सिस्टमैटिक करते चले जाएं अभी, या फिर बहुत ज्यादा ऊपर हो गया हाँ, फिर उलट जाए? सोना चांदी में देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं आप तो आप थोड़ा थोड़ा करके ले सकते हैं। हालांकि इस टाइम $5,400 है, और एक करेक्शन फिर से जब आएगी, जब ये मामला ठंडा होगा तो करेक्शन आएगी। आइडियल टाइम तो ये है कि जब वो आएगी तब लीजिए। वैसे कायदे से अगर आप मुझसे पूछे, वेट फॉर अ स्मॉल करेक्शन, बिकॉज 5,400, ऑलमोस्ट $5,602 जो पहुंचा था उसके नजदीक है। तो आप थोड़ी सी इसमें करेक्शन आने दीजिए फिर लीजिए। पर अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म खेल रहे हैं, आप 5 साल के लिए ले रहे हैं, तो देन आई थिंक एनी टाइम फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, रजत, एनी टाइम इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। आप उस ट्रेन, बस में कहीं से भी चढ़ जाइए, बस पूरे मंजिल तक की यात्रा करिए, बीच में मत उतरिए। आई थिंक दैट इज फाइन। आपकी यात्रा करने का कुछ विचार था इस साल, मिडिल ईस्ट, दुबई उबई कहीं पर जाने का? नहीं, मेरा कोई कोई प्लान, और मेरा प्लान बनता है तो बहुत क्लैंडस्टाइन बनता है, अचानक बनता है। अभी तक कोई प्लान नहीं था, और था भी तो उन मंसूबों पे पानी फिर गया। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बिस्तक को थैंक यू सो अपना मच। कीमती समय देने के लिए, थैंक यू। थैंक यू सो मच।